एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है। दूसरे शब्दों में, एक घटना दूसरी घटना का कारण बनती है, दूसरी घटना तीसरी घटना का कारण बनती है कि श्रृंखला में या कारण और कारक की थ्योरी के तहत अब हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस का विभाजन क्यों होता है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस दो भागों में टूटती है और ये पहली बार होता है, इंदिरा कांग्रेस और संगठन कांग्रेस। तो हमारा अगला बिंदु है कांग्रेस का विभाजन। इनके कारणों में यदि जाए, विभाजन के कारण, तो कुछ कारणों को तो हम समझ चुके हैं, उसका अध्ययन भी कर चुके हैं। उदाहरण के लिए कि संक्षिप्त में यदि हम बोलें तो इसकी शुरुआत होती है कांग्रेस के गिरते हुए प्रभाव के कारण। जब पार्टी का वर्चस्व कम होते जा रहा है तो लोग उसके कारण खोजते हैं, कारणों पे जाने की कोशिश करते हैं और फिर दूसरे पे दोष मढ़ते हैं। तो कांग्रेस के अंदर ही दोषारोपण का दौर चलता है और वो बाद में विभाजन का रूप लेता है। उसी प्रकार कांग्रेस में विभाजन का एक कारण हम उसकी विचारधाराओं की विभिन्नता को भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि कांग्रेस के अंदर विभिन्न विचारधाराओं को समाहित करने की, लेके चलने की बहुत बड़ी क्षमता थी। एक ऐसी पार्टी थी जो सहानुभूति पूर्वक सभी विचारधाराओं को सुनती थी, समझती थी और उस पर प्रतिक्रिया करती थी। वास्तव में एक लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पे काम होता था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ते जाता है और सत्ता में जो विचारधारा है उस पर प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं। तीसरा कारण नेहरू जी का स्वयं का ना होना। वो इतने बड़े थे जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लार्जर देन लाइफ इमेज, कि कोई उनको एक तरीके से कोई उनको चैलेंज नहीं करता था, कोई उनका विरोध नहीं करता था। यदि राम मनोहर लोहिया उनका विरोध करते थे तो वो मुद्दों को लेकर और पूरी इज्जत के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका वाद विवाद होता था। लेकिन अन्यथा नेहरू के खिलाफ किसी अन्य के द्वारा विरोध करना एक तरीके से सोच के बाहर था। 1969 आते आते घटनाक्रम कुछ दूसरा मोड़ लेता है जो फाइनली अंततः विभाजन में बदलता है। और कांग्रेस के अंदर की आंतरिक राजनीति में बहुत उठापटक मचती है। कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां, यदि आपको याद होगा, जो इस अध्याय का विषय है। उन चुनौतियों के तहत जो अगली चुनौती जो आती है वह है कांग्रेस का विभाजन। उस दृष्टि से कांग्रेस का विभाजन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, उतनी ही महत्वपूर्ण जितनी कि 1967 के चुनाव जो ऐतिहासिक रहे, जिसमें गैर कांग्रेसवाद को बढ़ावा मिला। तो 1969 कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति के लिए ऐतिहासिक वर्ष। क्या होता है, घटनाक्रम कुछ ऐसा होता है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के नाते अब जब उनको एक वर्ष हो जाता है, उनको महसूस होने लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं वे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं पार्टी पर, शासन पर, सत्ता पर और स्वयं इंदिरा गांधी पर। इन सब के खिलाफ और आर्थिक स्थिति को सुधारने के मद्देनज़र श्रीमती इंदिरा गांधी कुछ नए कार्यक्रम सामने लाती हैं, जिसमें भूमि सुधार का कार्यक्रम
बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कार्यक्रम और उसके साथ ही राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करना। कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करना, ये जो 3-4 कदम श्रीमती इंदिरा गांधी ने उठाए और उसके साथ ही एक प्रिवी पर्स को समाप्त करना। प्रिवी पर्स अर्थात रियासतों, पूर्व में जो रियासतें थीं उसके राजाओं को भारत में शामिल होने की एवज में जो भत्ता, वार्षिक भत्ता देने का जो समझौता हुआ था भारत सरकार द्वारा, अब वो भत्ता बंद किया जाने का निर्णय लिया इंदिरा गांधी ने। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे कदम उठाकर निजलिंग गप्पा और सिंडिकेट, जो कांग्रेस के संगठन के बड़े बड़े नेता थे, जिसमें एक बहुत बड़े नेता थे एस निजलिंग गप्पा, इनको उन्होंने एक तरीके से चैलेंज किया। एक तरीके से ये जो कदम थे इंदिरा गांधी के, ये कदम कांग्रेस के जो पुराने बड़े कद्दावर नेता लोग थे उनको पसंद नहीं आया, उनको रास नहीं आया और उनको ऐसा लगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी मुट्ठी से अब बाहर जा रही हैं, वो अब स्वतंत्र निर्णय ले रही हैं। हम जो सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री बने रहने पर ये हमारी ओर हर बार सुझाव के लिए, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए हमारी ओर देखेंगी या हमसे दिशा निर्देश, मार्गदर्शन लेंगी, वह नहीं हो रहा था। जिसके कारण क्या हुआ कि कांग्रेस का एक गुट, जिसमें निजलिंग गप्पा थे, जिसमें सिंडिकेट था, सिंडिकेट अर्थात एक ऐसे लोगों का गुट जो पुराने बुजुर्ग ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस में अपना दबदबा रखते थे। परिणाम क्या होता है कि इन कदमों के कारण इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट, वह ग्रुप, इनके बीच में कलह बढ़ते जाता है, खाई बढ़ते जाती है, खाई और गहरी होती जाती है। राष्ट्रपति का जो मामला है, राष्ट्रपति के चुनाव का, आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। उसके साथ ही राष्ट्रपति को वह अधिकार होता है जिसे हम कह सकते हैं अपने स्वयं के सोच के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार, जिसके तहत जब बहुमत की बात होती है लोकसभा में तो उस प्रश्न पर राष्ट्रपति को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। और ये जो अधिकार है, इस अधिकार को राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से इसका उपयोग कर सकता है। ये बड़ा विशिष्ट अधिकार है जिसका अध्ययन आप राजनीति विज्ञान के संविधान के संबंधी विषयों के तहत आप किए होंगे और अन्यथा करेंगे। तो यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी इंदिरा गांधी और उनके गुट की नज़र में सिंडिकेट गुट के नेता थे जो श्रीमती इंदिरा गांधी को पसंद नहीं था। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ एक अन्य उम्मीदवार खड़ा कर दिया जिनका नाम था वी गिरी। और इस उम्मीदवार का खड़ा करना और उसके बाद इस उम्मीदवार का जीत जाना, यानी इंदिरा द्वारा खड़े किए गए, इंदिरा गांधी द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार का विजयी होना, ये कांग्रेस को बहुत नागवार गुजरा, खासकर उस संगठन को, कांग्रेस के जो सिंडिकेट कहलाते थे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अंदर गहराई बहुत बढ़ती चली जाती है, अंदर जो खाई है बहुत बढ़ती चली जाती है। जब मैं कारण और कारक की बात कर रहा हूँ, मैंने की है, तो मेरा इशारा आपको उस तरफ था कि कैसे लोकसभा के चुनाव हारने पर अंदरूनी कलह परिणाम बनती है। कारण क्या था? लोकसभा का चुनाव हारना। परिणाम क्या हुआ? कलह का बढ़ना। अब कलह का बढ़ना किसी अन्य घटना का कारण बनता है, और वह घटना क्या थी?
विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार करती है। घटना थी विभाजन। कांग्रेस में ये कला इतनी बढ़ जाती है जो आगे चलकर विभाजन होता है और 1969 में कांग्रेस टूट जाती है। यदि हम इसको बिंदुवार इसको रखें तो इनके कारणों पर पहला कारण होगा दक्षिणपंथी और वामपंथी विषय में कला। 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के अंदर वो हार के कारणों पर जो मंथन हो रहा था, तो कुछ सदस्यों का कहना था कि राज्यों में कांग्रेस को दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। दक्षिणपंथी विचारधारा, जबकि कुछ अन्य कांग्रेसियों का मत था कि कांग्रेस को दक्षिणपंथी विचारधारा से हटकर वामपंथी विचारधाराओं के साथ मिलना चाहिए। मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत सारे दलों का उदय हो चुका था और इन दलों की सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं थी। उनमें से कुछ विचारधाराओं को दक्षिणपंथी कहा जाता है, कुछ विचारधाराओं को वामपंथी कहा जाता है, आदि आदि। तो कांग्रेस के अंदर जब हार के कारणों पर विवेचन हो रहा था तो दो तरह के विचार सामने आए। एक कहता था कि हमें दक्षिणपंथियों को अपने साथ मिलाना चाहिए, दूसरे का कहना था वामपंथियों को। इस प्रकार की कला जो हुई, ये कांग्रेस के विभाजन का एक तरीके से तात्कालिक मुख्य कारण बन जाती है। बिंदुवार कारणों की ओर आगे बढ़ते हुए दूसरे कारण को अब हम समझें और वह है राष्ट्रपति पद के चुनाव में के विषय पे मतभेद। इसका वैसे पूर्व में जिक्र किया जा चुका है, लेकिन फिर भी आपको ये जानना जरूरी है कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी और वहीं कांग्रेसी जो हैं, जिसमें कामराज मुख्य थे, के कामराज, ये एक दूसरा नाम है तमिलनाडु के नेता का। जैसे एक निजलिंगप्पा का आपने नाम सुना, ऐसे ही के कामराज जो उस समय अध्यक्ष भी थे कांग्रेस पार्टी के, वे इसके खिलाफ थे और उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी का नाम रखा। उस गुट ने नीलम संजीव रेड्डी को आधिकारिक स्तर पर कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया और इसके खिलाफ स्वयं इंदिरा गांधी हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाया जाए। क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी की उम्मीदवारी श्रीमती इंदिरा गांधी के सहमति के खिलाफ थी, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे अन्यथा लेते हुए अपना स्वयं का एक उम्मीदवार खड़ा किया, डॉक्टर वी गिरि के नाम से, जो अंततः विजयी होते हैं और भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। तो कला का दूसरा कारण राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मतभेद और उस पर जो सिंडिकेट के लोगों को इंदिरा गांधी ने पटकनी दी एक तरीके से, वह उनको नागवार गुजरा। तीसरा कारण युवा तर्क और सिंडिकेट के बीच कला। युवा तुर्क क्या है? जैसा सिंडिकेट वृद्ध, बड़े बुजुर्ग और बहुत अनुभवी नेताओं का कांग्रेस का एक गुट था, उसी प्रकार एक दूसरा गुट कांग्रेस के अंदर था, वह भी काफ़ी प्रभावशाली था और वह गुट कहलाता था युवा तुर्क। 1969 में कांग्रेस के विभाजन का एक कारण ये युवा तुर्क का रवैया था। युवा तुर्क में कौन कौन नेता थे, कौन कौन लोग थे तत्कालीन कांग्रेस में? तो यदि इनके नाम लिए जाएं तो मुख्य रूप से चंद्रशेखर, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, चरणजीत यादव, मोहन धारिया, कृष्णकांत और आर.के. सिन्हा। ये लोग युवा विचारों से युवा थे और आगे का विजन, आगे की सोच को लेकर ये लोग बात करते थे। इसके खिलाफ कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, निजलिंगप्पा, इनका सिंडिकेट था जो पुराने विचारों के थे, एक तरीके से परंपरावादी हम कह सकते हैं।
तो इनके बीच में भी कलह बढ़ती गई। आधुनिक कला, आधुनिक विचारधारा बनाम परंपरावादी विचारधारा। जहां युवा तुर्क बैंक का राष्ट्रीयकरण करते थे, जहां युवा तुर्क बैंकों के राष्ट्रीयकरण और राजाओं को प्रिवी पर्स को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, वहीं सिंडिकेट इसका विरोध कर रहा था। सिंडिकेट विरोध कर रहा था इसका, और युवा तुर्क बैंकों के राष्ट्रीयकरण और राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त करना चाह रहा था। युवा तुर्क बनाम सिंडिकेट के झगड़े में प्रारंभ में सिंडिकेट हावी था। कांग्रेस नेताओं का ये समूह अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट कहा जाता था, और इस समूह के नेताओं का एक तरीके से मैंने जैसा बताया पार्टी पे ज़्यादा नियंत्रण था। और इसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? इस सिंडिकेट के सबसे प्रखर प्रवक्ता, सबसे प्रखर मुखिया कौन थे? मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके के कामराज, अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल, निजलिंगप्पा आदि इसके बड़े प्रभावशील नेता थे। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रांतों के कई ताकतवर नेता भी थे। आंध्र प्रदेश से नीलम संजीव रेड्डी भी इसी गुट के थे, और पश्चिमी बंगाल के अतुल्य घोष का मैंने नाम पहले बताया ही, लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी, दोनों ही सिंडिकेट की मदद से राष्ट्रपति बने, दोनों ही सिंडिकेट की मदद से प्रधानमंत्री बने थे। कहने का अर्थ तात्पर्य ये कि सिंडिकेट इतना प्रभावशाली था कांग्रेस के अंदर कि उसकी सहमति के बिना कांग्रेस के अंदर कुछ हो नहीं सकता था। इंदिरा गांधी को सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया कि वे सक्षम थी, बल्कि इसलिए कि वे अनुभवहीन थी। इसलिए कि उनके अनुभवहीन होने के फलस्वरूप इंदिरा गांधी बारंबार सिंडिकेट की ओर जाएंगी, उनसे समझाइश लेंगी, उनसे हिदायतें लेंगी और उनकी कार्यशैली के अनुसार कार्य करेंगी। इस उम्मीद में इंदिरा गांधी को ये बनाया गया था प्रधानमंत्री। लेकिन स्थितियां कुछ बदलती हैं। इंदिरा गांधी के पहले जो दल था, खासकर मंत्रिपरिषद, उसमें ये समूह के लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, बड़े हावी रहते थे। यही लोग सब नीतियां बनाते थे, यही लोग सब नीतियों का क्रियान्वयन करते थे और उसमें भाग लेते थे। जब कांग्रेस का विभाजन होता है तो सिंडिकेट के नेताओं और उसकी प्रति जो निष्ठा रखते हैं वही बचे रहे। सिंडिकेट ये नेता और उन नेताओं के प्रति कुछ लोग निष्ठा रखते थे, वे लोग बढ़े। क्योंकि इंदिरा कांग्रेस की लोकप्रियता बहुत हुई, जैसा कि चुनाव ने साबित किया, लोकसभा चुनाव ने, इसलिए भारतीय राजनीति के ये बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो जाते हैं। सिंडिकेट का बोलबाला 1969-70 तक रहता है, और जब इंदिरा गांधी अपने वास्तविक रूप में सामने आती हैं, जिसमें वह एक स्वतंत्र राजनीतिज्ञ, एक बहुत चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में भारत की राजनीति में छा जाती हैं और विरोधी दलों का बड़ी सफलतापूर्वक सामना करते हुए कांग्रेस की वर्चस्वता को पुनर्स्थापित करने में सफल होती हैं। आगे हम 1971 के चुनाव का जिक्र करेंगे, जिसमें ये बात आपको स्पष्ट होगी कि किस प्रकार इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की या कांग्रेस की पुनर्स्थापना की। तो आप पाएंगे कि इसके पीछे इंदिरा गांधी को पूरा श्रेय जाता है, और ये जो सिंडिकेट है जिसमें ये नेता शामिल थे, इनका प्रभाव 1970-71 आते आते बिल्कुल समाप्त हो जाता है, नगण्य हो जाता है। भारतीय राजनीति के ये बड़े और जो ताकतवर नेता किसी समय तक होते थे, वे अब प्रभावहीन हो जाते हैं। चौथा
कारण 1969 का जो चुनाव जिसकी मैंने चर्चा की, उसके परिणाम। 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात कौन राष्ट्रपति बने, इसको लेकर मतभेद हुआ। 1971 में होने वाले चुनाव के विषय में कांग्रेस और विरोधी दलों का अनुमान था कि 1971 के चुनाव में यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला या नहीं मिलता है, किसी दल को यदि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, और इसलिए ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए जो हमारे इशारों पर अपने उन अधिकारों का प्रयोग करे जिसका जिक्र मैंने पहले किया है। राष्ट्रपति के इस अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक के आधार पर उपयोग किए जाने वाले अधिकार की श्रेणी में रखते हैं। विवेक का आधार यानी राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करते हुए निर्णय लेगा कि किस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, ऐसी स्थिति में जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। और 1967 के चुनाव को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आगे की स्थितियां कुछ ऐसी ही होंगी जिसमें किसी पार्टी को शायद स्पष्ट बहुमत ना मिले। इस संभावना को देखते हुए राष्ट्रपति का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसदीय बोर्ड की बैठक में जगजीवन राम का नाम उठाया, परंतु सिंडिकेट ने उसका विरोध किया और नीलम संजीव रेड्डी का नाम लिया। उसे स्वीकार भी कर लिया गया, परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी इससे संतुष्ट नहीं होती हैं और अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के विरुद्ध वी गिरी को खड़ा करती हैं और फिर वी गिरी चुनाव जीत जाते हैं। इससे आंतरिक मतभेद और गहरा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 1967-68 से ही राष्ट्रपति के मुद्दे को लेकर जो लगातार जो घटनाक्रम चल रहा था वह बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। और महत्वपूर्ण होने का मुख्य कारण ये था, राष्ट्रपति के चुनाव का महत्वपूर्ण होने का मुख्य कारण था ऐसी शंका कि शायद आगामी चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के विवेक के अधिकार को प्रभावित करने के लिए जरूरी था कि हम ऐसा राष्ट्रपति लाएं जो हमारी बात सुने, हमारे इशारों पर अपने विवेक का उपयोग करे। अब चूंकि वी गिरी विजयी होते हैं, जो इंदिरा गांधी की उम्मीदवार थी, मतभेद और बढ़ गया। पांचवा कारण, मोरारजी देसाई, जिन्होंने स्वयं को प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल कर लिया था और अंततः मतदान की मांग की थी, अंदरूनी मतदान की मांग, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है। जिस अंदरूनी मतदान के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी अंततः प्रधानमंत्री बनती हैं, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में सुलह के तौर पर मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री बनाया जाता है। 1969 में कांग्रेस का विभाजन का एक कारण होता है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस ले लेना। ये वित्त विभाग वापस लेने से मोरारजी देसाई अपना विरोध दर्ज करते हैं और मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे देते हैं। सिंडिकेट प्रधानमंत्री इस कार्रवाई का विरोध करता है। सिंडिकेट मतलब वही निजलिंगप्पा, कामराज, अतुल्य घोष आदि, ये इंदिरा गांधी की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेने के बाद इंदिरा गांधी एक महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, जिसके तहत सर्वसम्मति से बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पास होता है, जिसका वित्त मंत्री के नाते श्री मोरारजी देसाई विरोध कर रहे थे।